हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कौन सा, वर्ड प्रॉब्लम। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या समझा था, इसके बेसिक कंसेप्ट समझे थे। आज हम क्या समझ करने वाले हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। आपको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में बहुत मज़े आने वाले हैं आज, जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पेन और कॉपी निकालेंगे, एक्सरसाइज डालेंगे 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख लूँगा, क्वेश्चन लिख के समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देखिए फटाफट। ओके बच्चों, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट है जो कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है और जिसका एरिया कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया पता है, फॉर्मूला आपको क्या होता है, लेंथ और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेथ। लिख लेना आप लोग, क्या होता है एरिया, क्या होता है किसी का रेक्टेंगल का, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू दे रखी है हमें। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो चलो देखो कंडीशन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सपोज करते हैं लेट द BREADTH ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज x मीटर। हमने क्या किया, देखो ये जो लिख रहे हैं ना, हम ये लिखना बहुत जरूरी। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही है क्या है, हमें इसको ऐसा डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना है, मतलब इसको वर्ड प्रॉब्लम जैसा ही लिखना है। तो हमने क्या माना, ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट, किसी प्लॉट की जो चौड़ाई है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितनी है, x मीटर। x मीटर हमने ऐसा सपोज कर लिया, खुद से सपोज कर लिया। आप यहाँ पे x y z कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट यहाँ इसके बाद आगे पढ़िए। इसका तो हमने यहाँ लिख रखा है, जस्ट हमने सपोज कर लिया। बाकी क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट। अब प्लॉट का क्या निकालते हैं, लेंथ। देखो लेंथ के लिए क्या बता रहा है वो, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन मतलब एक ज़्यादा होगा, एक तो प्लस में है और कितने से, 2 से ज़्यादा है। ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ प्लस 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लेंथ है वो प्लॉट से एक ज़्यादा है। जो लेंथ है प्लॉट का वो किससे, ब्रेथ से एक ज़्यादा है और उसके 2 गुना है। एक ज़्यादा है और 2 गुना उसके 2 गुना है। ठीक है, क्लियर है, एक ज़्यादा है और उसके 2 गुना है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमें पता है एरिया प्लॉट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो L की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितना है, 2x + 1 और B की वैल्यू रखेंगे x। ठीक है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। ठीक है, मल्टीप्लाई मत समझ लेना, ये x मीटर METR और METR, तो ये x मीटर है और ये 2x + 1 मीटर है, दोनों मीटर में है। और ये एरिया प्लॉट पहले से गिवन है, कितना है, 528। समझ में, देखो इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, लेंथ की वैल्यू रख दी और ब्रेथ की वैल्यू रख दी। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ कितना होगा, यहाँ लिख लेते हैं ना, 528 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ 2x का स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो प्लस का 1। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे अरेंज करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x, इसको रख देते हैं, इधर ले आते हैं -520 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा ही पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही कुछ होता है। क्लियर है, यहाँ पे लिख देना 10 दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, हुआ। अच्छा चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपका वो प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट आपका वो प्लॉट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इस पूरे का एरिया तो 528 है। इस पूरे एरिया, इस पूरे ज़मीन का एरिया कितना है,
528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है जो उसका ब्रेथ है, जो इसकी लेंथ की वैल्यू है वो कितनी है, उसके ब्रेथ से 2 गुना +1, मतलब उसके ब्रेथ को एक बार ऐड करो प्लस फिर एक बार फिर से ऐड करो, फिर 1 ऐड करोगे तो इसका लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। सच बात क्या बोल रहा हूँ, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इस लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए इस ब्रेथ को 2 बार प्लस करना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक 1 ऐड करना पड़ेगा। देखो ये 1, ठीक है, यही बोल रहा है। तो अब ये देखो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ पूरे के बराबर हुआ, वही लेंथ इंटू ब्रेथ किसके रखा हमने, 528 के बराबर रखा, सॉल्व किया और इक्वेशन आ गई। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ना, लिख लीजिए। हो गया। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको इसको सीखना होगा, क्योंकि एग्जाम में 100% है कि आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा, तो आपको प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं अब करता हूँ। ओके, पॉइंट समझेंगे सब समझ में आ जाएगा ना, इतना टफ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको समझना है। और दूसरी चीज़ स्किप मत करना आप लोग वीडियो को, 2x 3x 4x और क्या बोलते हैं जो आता है ना बहुत सारे स्पीड्स उसके अंदर, 1.75 1.25, ये सब स्पीड में मत देखना वीडियो को ना, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा, सब गोल गोल घूमेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ, मैं देखिए क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बार बार किताब देखने में, और मुझे भी समझाने में थोड़ी दिक्कत ना हो। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स is 306. We need to find the integers. ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, देखो 2 कंसेक्यूटिव पूछा है, तो लेट फर्स्ट, लेट यहाँ डाल दो 2 ना, लेट 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज x एंड x+1। ठीक है, अच्छा x+1 कैसे हुआ, एक को हमने x माना, दूसरा क्या होगा x+1, जस्ट आगे वाला नंबर। ठीक है, एक x और उसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या हुआ x+1, वो क्या हुआ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। तो अब इन दोनों देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। देखो ये ब्रैकेट में दे दिया और ये x, तो ये मतलब क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, 306 के बराबर है। यही बोल रहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट का आंसर है वो किसके बराबर है, 306 के। क्लियर है, ओके। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ये करिए, इसके साथ, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लेके आए तो -306 इक्वल टू 0, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लेंगे दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ये था ये, तो एक x लो, दूसरा x+ होगा। देखो आप कहीं भी कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा ना, आप यही नहीं पूरे मैथ्स में कहीं भी मिल गया, एक को x मानो, दूसरे को x+1, एक को x मानो, दूसरे को x+1, दो ही पूछेगा, एक को x मानो, x+1, लिख लीजिए। चलिए थर्ड लिखें, लिख लीजिए पॉज करके। ओके, ये क्वेश्चन 3 मैंने लिख दिया है। क्या पढ़ते हैं, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। रोहन की जो मम्मी है 26 ओल्डर दैन हिम, किससे बड़ी हैं। रोहन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हिम का मतलब होगा क्या, एक लड़का होगा। ठीक है, तो ये रोहन की बात हो रहा है। रोहन, कोई आदमी बोल रहा है कि भाई उसकी मम्मी उससे
26 साल बड़ी है, उसकी मम्मी उससे 26 साल, जैसे मान लो कोई भी बोल रहा है, जैसे मान लो कोई भी देख रहा है, मान लो कोई लड़का है, राकेश नाम है, तो राकेश की उम्र या राकेश की मम्मी राकेश से 26 साल बड़ी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रोहन का नाम है, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 3 साल बाद जो इन दोनों का एज होगा, मतलब उसकी मम्मी का एज और उसके रोहन का एज, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड आउट करना है। देखो फिलहाल हमें आंसर निकालना नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशंस बनानी है ना, क्योंकि क्वेश्चन में सामने बोला है क्या कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बाकी सॉल्व करना होगा तो एक्स और की वैल्यू निकालना होगा हमें। मेथड आपको पता है कौन सा मेथड हमने सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ना। अभी और भी मेथड सीखेंगे साथ साथ, लेकिन इस एक्सरसाइज में नहीं, आगे वाले एक्सरसाइजेस में, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हम सपोज कर लेते हैं रोहन मदर इज 26 ओल्डर दैन हिम। तो प्रेजेंट एज, ऐसे क्वेश्चन में देखो कैसे यूज करना है आपको, ये जो थ्योरी लिखनी कैसे लिखनी है। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर इज ओल्डर दैन हिम, ठीक है। रोहन्स मदर देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें थ्योरी लिखना समझिए। प्रेजेंट एज PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की मम्मी के साथ उसका कंपेयर किया, लेकिन हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज या ऑफ रोहन X ईयर्स। देखो ये लिखना बहुत जरूरी है ना, इसको भी साथ में लिखो तो पता चलता है किस बारे में चर्चा हो रही है। तो प्रेजेंट एज रोहन की जो फिलहाल उम्र है, मान लेते हैं, हमें पता नहीं है लेकिन मान लेते हैं 26 मतलब X है। और साथ में क्या बोला, जिसको मम्मी है वो आज के डेट में, आज प्रेजेंट डेट की बात कर रहा है ना, प्रेजेंट डेट में क्या बोल रहा है, जो रोहन की मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी है, मतलब आज के डेट में जो रोहन की मम्मी होंगी क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। भाई अगर उसकी उम्र 26 X है तो उसकी मम्मी उससे कितने साल बड़ी हैं, 26 साल तो बड़ी हैं, लिख सकते हैं ऐसा। हमने क्या माना, देखो रोहन की उम्र मान ली भाई आज के डेट में उसका X साल है, X मान लिया, X कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, हमने मान लिया भाई X है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी, इसलिए हमने क्या माना भाई उसकी मम्मी आज के डेट में उससे 26 प्लस X में होंगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो फुल स्टॉप की बहुत वैल्यू है ना यहाँ पे, फुल स्टॉप का ध्यान रखा करो। फुल स्टॉप का मतलब ये पहला कंडीशन हमारा हो गया, सेटिस्फाई है। फिर बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का उम्र 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 3 साल बाद इन दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, यहाँ पे फिर रोहन्स एज कितनी हो गई भाई, आज की डेट में उसकी X है, लेकिन 3 साल बाद क्या हो गई होगी, X + 3 ईयर हो गई होगी, क्लियर है ना। आज इसका X है लेकिन 3 साल बाद X + 3 हो जाएगा। और उसकी मम्मी का रोहन एज एंड रोहन्स मदर एज, रोहन की मम्मी का एज कितना होगा, देखो पहले इतना था, अब कितना हुआ, X + 26 और साथ में 3 और, तो कितना हुआ X + 29 ईयर्स। उसकी मम्मी की उम्र कितनी हो गई, यहाँ साथ में ईयर लिख लेना आप लोग बराबर से। उसकी मम्मी की उम्र कितनी हो गई, X + 29, और उसकी उम्र कितनी होगी, X + 3। अब बोल रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। मतलब यहाँ लिखते हैं तो यहाँ लिख लो देयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू, देखो ये लाइन लिखा, फिर ये लाइन लिखा, फिर ये तीसरा पॉइंट, उसके बाद ये दोनों लाइन लिखा, फिर ये लिख के फिर क्या करना है हमें, X + 3 मल्टीप्लाई करना है X + 29 से। क्लियर है, क्या दिख रहा है कैमरे में, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे X + 29 है, कहाँ लिखें, चलिए आप देखो देयर प्रोडक्ट यहाँ लिख लेते हैं ना, कैमरा में यहाँ लाइटिंग की थोड़ी इशू है, कोई नहीं। देखो यहाँ लिख लो X + 3 और X + 29 किसके इक्वल है, 360 के, ठीक है। ये तक क्लियर है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 360 के, ठीक है।
अब देखो इसका इसके साथ सॉल्व कर सकते हो आप, इसका इसका मल्टीप्लाई करके फिर इसका और इसका, कई कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके आगे लाइट दिख रही होगी, हाँ बिल्कुल दिख रही है, इसके आगे हम कर लेते हैं ना। अब देखो x इंटू एक्स कितना हुआ एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 29 कितना हुआ 29x, x का साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया एक्स स्क्वायर, x का 29 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 29x, 3 का मल्टीप्लाई हुआ x के साथ कितना हुआ प्लस का 3x, प्लस 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 29 3 जा कितना होता है 29 3 जा कितना होगा 87, कितना होगा 87। ओके सब सॉल्व हो गया। और किसके इक्वल है ये 360 के इक्वल है। समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो बच्चों ये लिखो फिर ये लिखना, ये दोनों फिर ये फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। अब फाइनली हम सॉल्व कर लेते थे, वो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस दोनों एक्स का मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा तो कितना हुआ 29 प्लस 3 30 और 32x। और इधर देखो इसको अब डायरेक्टली यहाँ जगह नहीं है, माइनस नहीं कर रहा हूँ, 360 माइनस यहाँ कर लेते हैं ना, 360 माइनस 87 कितना आएगा 10 में 7 गया 3, यहाँ आया 5, ये हुआ कितना 27 आई थिंक 27 35 35 बिल्कुल सही 273 कितना आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 273। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो रोहन की वैल्यू एज होगी, और जो उसमें हम क्या करेंगे 26 ऐड कर देंगे तो उसकी मम्मी का एज निकल जाएगा। वो बात ही बात है। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया आपको, आया क्लियर है, समझा दें फिर से एक बार, ठीक है। समझ लीजिए रोहन की मम्मी की उम्र है 26 साल, रोहन की जो मम्मी की उम्र है 26 साल, ठीक है। रोहन मदर एज इज 26 ओल्ड, रोहन की मम्मी की उम्र 26 साल बड़ी है किससे रोहन से, हमने रोहन का माना x तो उसकी मम्मी हो गई x प्लस 26। अब बोल रहे हैं आज से 3 साल बाद दोनों की उम्र में कैसा रिलेशन होगा। आज से 3 साल बाद दोनों का जो उम्र है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 360, जो है दोनों का मल्टीप्लाइकेशन होगा कितना होगा 360। तो वो हो गया x से x प्लस 3 और वो हो गया x प्लस 29 से x प्लस 30, x प्लस कितना हुआ 26 से कितना हो गया 29, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, लिख लीजिए, समझ के लिखिए, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, देखिए ये साइन इधर आया तो यहाँ माइनस होगा ना, ये इधर 360 को इधर लेके आया तो माइनस होगा, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ये हमने वहाँ माइनस किया इसलिए गलती होगी। चलिए लिख लीजिए, चलिए हो गया। ओके रब करता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। अब देखिए अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन, इस चारों क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन का। तो समझो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसा लगता है मुझे कि जो बोर्ड वाले हैं उनके दिमाग में बैठ चुका है। वो यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो श्योर है पूछ ही लेते हैं, 100% पूछ ही लेते हैं 3 मार्क्स के अंदर। समझ जाओगे तो बढ़िया है, नहीं समझोगे तो समझना ही पड़ेगा आपको, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार ज़रूरत पड़े समझिए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आने ही वाला है। जैसे होता नहीं पहले ही पता चल गया हमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ये। फिलहाल मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फटाक से। तो देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक फिक्स्ड स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेन जा रही है, कितनी किलोमीटर गई 480 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको साइंस जैसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिर इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हमने कोई भी स्पीड मतलब कुछ भी स्पीड था पहले, उस स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, ट्रेन को स्पीड कम कर दी गई। इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर, सेम उतनी जगह, जैसे मान लो यहाँ से आपको कहीं भी, जैसे मैं सूरत में रहता हूँ तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से पर्वत पाटिया से आपको कहीं भी जाना हो, उतना तक जाना है, ठीक है, या कहीं भी एक डिस्टेंस है, जैसे मान लो 1 किलोमीटर आपको चलना है, तो 1 किलोमीटर आप पहले मान लो किसी स्पीड से जाते थे तो 10 मिनट पहुँचते थे, लेकिन अब आपने टाइम को कम कर दिया, तब क्या होगा, थोड़ा टाइम, मतलब अगर आपने स्पीड को कम कर दिया तब क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर हो रही है ना। तो वैसे फॉर्मूला कैसे समझो, S = क्या होता है,
dy/t, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। अगर हम टाइम की स्पीड की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर स्पीड की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अब तेज तेज चलोगे तो जल्दी पहुँचोगे, धीरे धीरे चलोगे तो धीरे धीरे पहुँचोगे। आ रहा है ना भाई, तेज तेज चलोगे तो क्या होगा, जल्दी पहुँच जाओगे, टाइम कम लगेगा, और अगर धीरे धीरे चलोगे तो देर से पहुँचोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ है। तो अब देखो क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन में फिर से मैं समझा देता हूँ। एक जगह एक हमें क्या जाना है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है। मान लो ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक 480 किलोमीटर है, ठीक है। गर्मी बहुत है, कोई नहीं। देखिए ये डिस्टेंस है पूरा, इस डिस्टेंस को हमें कवर करना है, 480 किलोमीटर है ये। अब ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, ठीक है, कुछ भी स्पीड है, स्पीड का हमें पता नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रेन जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है, अगर यही ट्रेन जो जा रही है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जा रही है, तो इसमें टाइम लग जा रहा है ज़्यादा। कितना टाइम लग जा रहा है, इतना 3 घंटे ज़्यादा लग जा रहा है। तब बताना है कि स्पीड क्या होगा। चलिए बातें बहुत हुई, समझते हैं। देखो लिखना कैसे है। लेट द स्पीड, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैं स्पीड फाइंड आउट करना है, इसलिए हम स्पीड को अज्यूम कर रहे हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या माना कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अब पहला इक्वेशन बनाते हैं। एज पर गिवन कंडीशन, जैसा कंडीशन दिया है किताब में, उस कंडीशन के बेस पे, उस कंडीशन क्वेश्चन के बेस पे जो s है d/t, एक काम करो यहाँ पे x नहीं लेके हम s ले लेते हैं ना, ताकि हमें बार बार लिखना नहीं पड़े, ठीक है। तो हमने क्या माना कि अच्छा दूसरी चीज़ गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन भी लिख लेना। ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखना गिवन d की वैल्यू दिया है 480 किलोमीटर, ठीक है। d की वैल्यू क्या दिया है, 480 किलोमीटर। दोनों के लिए सेम है, ठीक है। दोनों पूरे क्वेश्चन में d की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होने वाली। तो देखो पहला कंडीशन हमने लिखा है s इक्वल्स टू d/t, वही फॉर्मूला है। स्पीड इक्वल्स टू, सबको पता है फॉर्मूला, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है भाई, 480 है, दिख रहा है आपको, और टाइम कितना लग रहा है, मान लेते हैं एंड द स्पीड एंड द ट्रेन ऑन द, यहाँ पे सपोज कर लो टाइम ऑफ द ट्रेन इज t सेकेंड। टाइम कितना दिया, कितने दिया, आवर में दे रखा है ना, t आवर ले लो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा घिचपिच हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज s किलोमीटर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज s किलोमीटर एंड द डिस्टेंस, द टाइम ऑफ द ट्रेन इज t आवर्स। कितना है, t आवर्स। एज पर गिवन कंडीशन स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने यहाँ पे टाइम की वैल्यू लिया t। तो ये हमारा जो इक्वेशन बना s इक्वल्स टू 480/t, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। चलिए अब क्या बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर अब दूसरे कंडीशन में बाई सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन ना, कंडीशन बाई सेकेंड कंडीशन क्या है, इट हैव टेकन 3 आवर मोर टू, सॉरी द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस। मतलब जो अब की बार स्पीड है वो s नहीं हो कि s-8 है। क्लियर है। एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिए। ओके, देखिए क्या है यहाँ पे, बाई सेकेंड कंडीशन s-8, मतलब जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हुई, s-8 जितनी हो गई, देन इट वुड हैव टेकन, देखो टाइम, वो जगह तो हमें 480 किलोमीटर ही चलना था, लेकिन टाइम में अब की बार क्या हुआ, 3 आवर्स ज़्यादा लग गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बताओ आपको, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड हो गया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको लिख लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। वैसे पता भी होगा आपको, साइंस में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा एक काम करो,
देखो ये भी एस है, ये भी एस है, क्या निकालना है हमें, एस निकालना है ना, क्या निकालना है हमें, एस निकालना है। तो एक काम करो, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, क्या कर दो, देखो हमें एस निकालना है तो एस निकालेंगे। देखो यहाँ पे एक और दो वेरिएबल है, अगर इस टी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें तो क्या होगा, ये अकेला वेरिएबल रह जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी, 480/s, ये निकलेगी ना। इसके बाद आप ये लिख लेना और इसको इक्वेशन 1 ना देख के इसको दे देना इक्वेशन 1, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, आप जैसे समझते हो ना साइंस वालों को, साइंस को ऐसा ही है ये भी। 480 देखो एस इक्वल्स टू 480/t, इस टी को टी यहाँ गया, ऐसे यहाँ गया, मतलब हमने टी की वैल्यू निकाली। क्यों टी निकाला, क्योंकि हमें क्या करना था, इस टी की जगह पे भी वैल्यू पुट करनी है, किस टर्म में, एस की टर्म में। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या रख दो, ये, तो ये क्या हुआ, देखो s-8 इक्वल्स टू 480 अपॉन 480/s, 480 अपॉन 480/s प्लस 3, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेना आता होगा, s-8 इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाई 480 प्लस 3s, और नीचे वाला s आ गया ऊपर, भाई नीचे था ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो इस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये इधर आ गया तो क्या होगा, s-8 और यहाँ पे 480 प्लस 3s इक्वल्स कितना हुआ, 480s दिख रहा है, इक्वल्स टू 480s, 480 प्लस 3s, ये इधर आया, कितना हुआ s-8, 480 प्लस 3s। बोर्ड छोटा पड़ रहा है, क्वेश्चन लिख दिया है इसलिए थोड़ा जगह कम आ रही है, चलिए कोई नहीं, आप मैनेज करिए थोड़ा सा, सॉल्व करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करिए, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ ना, अब ये थोड़ा लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन सबके बुक में है ही, हमें कुछ नहीं करना है, बस सॉल्यूशन कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला हम यहाँ लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 480 इंटू एस तो कितना हुआ, 480s, इसका ऐसा हुआ, फिर इसका प्लस 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 3 इंटू एस का एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 480 इंटू 8 तो कितना हुआ, 8 0 0, 8 8 64 का 6, और जो 32 और 6 38, 3840, माइनस प्लस माइनस 8 3 24s इक्वल्स टू कितना हुआ, 480s, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अब सबको अरेंज कर लो। देखो ये 480s, ये 480s कैंसिल हो गया, अपने आप कट गया। अब यहाँ क्या बचा, देखो 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3840 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो अगर यहाँ से अब s निकल जाएगा हमारा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हमें पहुँचना था जो कि हम पहुँच गए, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, तो बुक के अंदर देखिए, बुक के अंदर जो आंसर दिया है वो यहाँ पे 3 कॉमन, देखो यहाँ सब में 3 कॉमन है, तो आपको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है ना, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक में ये दिया है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आया समझ में, ये चीज़ें आपको आई समझ में, आई हो समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप एक बार पॉज करिए वीडियो को, फिर से रिवाइंड करिए, देखिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस पे बेस्ड है, आपके वही फॉर्मूले जो आपका स्पीड एंड डिस्टेंस वाले साइंस में हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं 9th क्लास में, उसी पे डिपेंडेंट है, कुछ नया नहीं है ना। स्पीड समझो, डिस्टेंस समझो और कंसेप्ट कैसे वर्क करता है आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यही आज का हम यही 4 क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा मैं आज, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। लेकिन पढ़ने के साथ साथ ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो ना सब क्लियर हो रहा है आपको ना।
ऐसा नहीं कि हवा हवा में पढ़ रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है सर क्या हो रहा है, बस पढ़ रहे हैं ये मालूम है, तो ऐसा नहीं करना ना, समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप लोग का चैनल, आप लोग का जो मेरे लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, हमारे जो चैनल पे आप लोग इतना सारा लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस होते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप, मैं सब यही बोलूँगा आप लोगों के लिए। दूसरा, आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि हमें क्या, मेन मोटो हमारा क्या है, पढ़ना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।